हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी पॉलिटी यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज, यानी कि संसद और कानूनों का निर्माण। तो सबसे पहले चैप्टर में शुरुआत ही इस बात से की गई है कि हम इंडियन को इस बात का गर्व है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में डेमोक्रेटिक व्यवस्था को लागू किया गया है। और क्योंकि ये जो डेमोक्रेसी है वो क्या करती है, पार्टिसिपेशन करती है। डेमोक्रेसी हमारी डिसीजन मेकिंग में, और जितने भी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, उस की जो भी निर्णय प्रक्रिया है उसमें आम नागरिकों का कंसेंट होना आवश्यक है, क्योंकि यही जो एलिमेंट है वो किसी भी देश में डेमोक्रेसी का निर्माण करते हैं। और सबसे अच्छी जो एक्सप्रेशन है वो हमारे देश में डेमोक्रेसी की, वो हमें पार्लियामेंट के रूप में मिलती है, क्योंकि जो हमारा पार्लियामेंट है वहाँ के जितने भी मेंबर्स हैं वो कैसे आते हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी संसद देश के नागरिकों को डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने और सरकार पर कंट्रोल करने में मदद करती है, क्योंकि जो हमारी पार्लियामेंट है वो डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करती है और गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने में भी मदद करती है। और इसी आधार पर संसद जो है वो इंडियन डेमोक्रेसी का सबसे महत्वपूर्ण एक प्रतीक भी है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसका की फीचर भी है, की एलिमेंट भी। और दोस्तों, उसके साथ ही इस पेज पर हमारे पार्लियामेंट की तस्वीर भी दिखाई गई है। ये जो पार्लियामेंट है, ये जो नई वाली बिल्डिंग है, इसका उद्घाटन मई 2023 में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक पार्ट है जिसका निर्माण टाटा ग्रुप के द्वारा किया गया है। ये रफी मार्ग नई दिल्ली में स्थित है। इसके दो हाउसेस जो हैं, जैसे आपको पता है कि संसद में हमारे दो हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो लोकसभा में 888 सीट हैं इस बार, इसमें बैठने की व्यवस्था की गई है। और राज्यसभा के 384 मेंबर्स के बैठने की व्यवस्था की गई। जो पुरानी जो हमारी संसद थी वो काफ़ी पुरानी हो गई थी इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से भी, और नई टेक्नोलॉजी भी उसमें इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही थी। और आपको भी पता होगा कि 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन के बाद लोकसभा के मेंबर्स की संख्या की संख्या जो है वो ज़्यादा होने की उम्मीद है। तो अब तक जो जितने लोग लोकसभा में चुन कर आते थे, तो हमारी पुरानी वाली जो संसद है उसमें वो उतने तो फिट होते थे। लेकिन जब 2026 में सीटें बढ़ेंगी डिलिमिटेशन कमीशन के बाद, तो उसमें पुराने वाले संसद में, लोकसभा में उतने लोगों की बैठने की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, और वो बिल्डिंग भी काफी पुराना हो गया था। इसलिए नए संसद की आवश्यकता महसूस हुई और ये बिल्डिंग तैयार की गई, जिसमें 888 मेंबर बैठ सकते हैं। और इसका जो हॉल है, लोकसभा का जो इसका हॉल है, वो पीकॉक थीम पर आधारित है। पीकॉक जो कि हमारा नेशनल बर्ड है। और राज्यसभा का जो हॉल है वो लोटस थीम पर बेस्ड है। लोटस जो हमारा नेशनल फ्लावर है हमारे देश का। तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन थी हमारे नए पार्लियामेंट के बारे में, नई संसद के बारे में, क्योंकि क्यों इसे इसका निर्माण किया गया और कितने मेंबर्स इसमें बैठ सकते हैं। आगे यहाँ पर बात की जा रही है कि वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को फैसला क्यों लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए, आप भी अपने आप से सोचकर बताइएगा। कि जैसा कि आप सभी को पता है, हमें पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमें क्या मिली, आज़ादी मिली। और आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। पूरे देश में कई संघर्ष हुए, तब जाकर हमें आज़ादी मिली, और पूरी सोसाइटी का इसमें पार्टिसिपेशन था। और इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी, और इसमें तरह तरह के लोगों ने भाग लिया था। हर तरह के लोग ने इसमें भाग लिया हो था, चाहे वो अमीर हो या फिर वो गरीब हो। और वे सभी आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग की भावनाओं से प्रेरित थे। और कॉलोनियल रूल में, जब कॉलोनियल रूल था हमारे देश में, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था, तो लोगों के अंदर भय का माहौल था। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वे बहुत सारे
फैसले ऐसे लेती थी जिससे हमारी देश की जनता सहमत नहीं होती थी। और लेकिन अगर वे इस फैसले की का विरोध करते, इसकी आलोचना करते, तो उन्हें कई तरह के खतरों का सामना करना पड़ता था। और स्वतंत्रता ने ये स्थिति को क्या की, बदल डाली। तो आपको भी पता होगा कि 1919 में रॉलेट एक्ट लेकर आया गया था। रॉलेट एक्ट जिसमें कि क्या, बिना किसी न वकील न दलील वाला कानून भी कहा जाता था जिसे, और जिसको भी चाहे वो जेल में डाल देते थे। प्रेस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। प्रेस में कुछ भी छापने से, न्यूज़पेपर में कुछ भी छापने से पहले जो कलेक्टर थे उनको दिखाना होता था कि न्यूज़पेपर में क्या छापा जा रहा है, तब जाकर उन्हें परमिशन मिलती थी। और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ ऐसा वो न्यूज छाप रहे होते तो उनको परमिशन नहीं दी जाती। अगर वो फोर्सफुली छापते थे तो उनकी प्रेस को जब्त कर लिया जाता था। तो इस तरह की सारे सिचुएशन हमारे देश में मौजूद थे। लोगों के अंदर क्या था, भय का माहौल था, डर का माहौल था। वे अपनी बातों को खुलकर नहीं रख पाते थे क्योंकि हमारे देश में जो शासन था वो किसका था, ब्रिटेन का था। हम गुलाम थे। लेकिन जब हमारी देश में को आजादी मिली तो ये सारी चीजें क्या हुई, बदल गई। और आजादी के समय जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो शुरू से ही इस बात की डिमांड कर रहे थे कि जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें आम जनता की भागीदारी होनी चाहिए। और जब 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था तो उसने भी कहा था, कांग्रेस का भी ये कहना था कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। तो जब कांग्रेस का गठन हुआ था, कांग्रेस का गठन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में किया गया था, जिसमें 72 मेंबर्स ने भाग लिया था। गठन के समय इसमें 72 मेंबर्स उपस्थित थे गोकुल दास तेजपाल स्कूल के प्रांगण में। और कांग्रेस का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने शुरू से ये कहा कि जो जो भी लेजिस्लेचर है उसके इलेक्टेड मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग का अधिकार होना चाहिए और साथ ही बजट पर प्रश्न करने का अधिकार भी मिलना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में कुछ रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कुछ अधिकार दिए गए इलेक्टेड मेंबर्स को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। मॉर्ले मिंटो, अगर आपको ये क्वेश्चन आए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, तो आप इसको दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। दूसरा नेम इसका क्या है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में हालांकि कुछ प्रतिनिधित्व दिया गया भारतीयों को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 यानी कि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में कुछ हद तक जो इलेक्टेड मेंबर्स थे उनको कुछ अधिकार दिए गए प्रश्न पूछने के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती जो भी लेजिस्लेटर थी वो जो हमारे नेशनलिस्ट थे उनके बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी। और लेकिन इनमें भी सभी जितने भी एडल्ट थे उनको न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग डिसीजन मेकिंग में भाग ले सकते थे। जो एडल्ट थे उनको वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया था और ना ही आम जो पब्लिक है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकती थी। और दोस्तों यहाँ पर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें एक व्यक्ति है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को कैसे यूज करते हैं उसके सारे नियम को पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और हमारे देश में, पूरे देश में एक साथ साल 2004 में ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोटिंग कराई गई थी, जिससे 1,50,000 पैरों की रक्षा की गई थी। क्योंकि जो वॉलेट पेपर्स पहले होते थे, आप में से बहुत लोगों को पता ही होगा कि पहले मत पत्र हुआ करते थे, वॉलेट पेपर हुआ करते थे जो कागज से बनाए जाते थे, जिसके लिए 1,50,000 पेड़ों की कटाई की जाती थी, तब जाकर 8,000 टन वॉलेट पेपर बनते थे और उससे वोटिंग कराई जाती थी। तो जब देश में, पूरे देश में ईवीएम लाया गया, उससे वोटिंग कराई जाने लगी, तो इतने पेड़ों को भी सेव किया गया। तो ये व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, बुजुर्ग व्यक्ति, जो भी नियम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को साल 2004 में उसको पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से इसका यूज किया जा सकता है। और आगे इसमें बताया जा रहा है कि चैप्टर 1 में ही हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया
है कि कॉलोनियल रूल का जो भी हमारा एक्सपीरियंस था और हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल थे उसमें लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर जितने भी हमारे नेशनलिस्ट थे उनको ये विश्वास था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि हमने जिस तरह से बढ़ चढ़कर संघर्ष में भाग लिया था, सभी तबकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों ने भाग लिया था, महिलाओं ने भाग लिया था, उसे ये यकीन हो गया था कि जो भी हमारे देश के लोग हैं वही सभी निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अब हमें स्वतंत्रता मिलने जा रही थी, तो इसका मतलब ये नहीं था कि सरकार जो भी चाहती वो रूल बनाकर थोप सकती थी। स्वतंत्रता का मतलब अब ये था कि अब सरकार को लोगों की जरूरत और मांगों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा, कि जो भी हमारे लोगों की डिमांड है उसके प्रति उनको संवेदनशील रहना पड़ेगा। और स्वतंत्रता संघर्ष के आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया और इस संविधान ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया। इसका मतलब है कि जितने भी एडल्ट हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। जब 26 जनवरी 1950 को जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया तो सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार भी दिया गया। जितने भी एडल्ट थे सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया। पहले जो एडल्ट थे वो 21 साल की उनका एज लिमिट रखा गया था, कि यानी कि 21 साल के जो भी महिला है या पुरुष है, किसी भी जाति या धर्म के हैं, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। लेकिन 61 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 1989 में जो 21 साल की जो एज थी उसको 18 साल कर दिया गया। यानी कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो किया गया तो जो वयस्क होने का जो एज है वो 21 से घटाकर क्या कर दिया गया, 18 ईयर कर दिया गया। तो अब 18 साल के सभी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या पुरुष, किसी भी जाति या धर्म के हो, सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। आगे चर्चा की गई है पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव की, यानी कि लोग और उनके प्रतिनिधि। तो किसी भी जो डेमोक्रेसी है उसका टेक ऑफ पॉइंट क्या होता है, वो होता है आइडिया ऑफ कंसेंट, यानी कि लोगों की सहमति। सहमति क्या, उनकी डिजायर की, उनके अप्रूवल की, एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल की, लोगों की सहभागिता की, लोगों की पार्टिसिपेशन की। और व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है, कैसे एक व्यक्ति गवर्नमेंट को अप्रूवल दे सकता है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि मंजूरी देने का एक तरीका क्या होता है, चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। इलेक्शन हम क्या करते हैं, जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो चुनकर कैसे आते हैं, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, ठीक। तो डेमोक्रेसी है, यानी कि हमारे देश में जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे वो क्या होंगे, इलेक्ट होकर आएंगे। और इसके लिए क्या तरीका अपनाया जाता है, और इसके लिए तरीका अपनाया जाता है इलेक्शन का। लोग पार्लियामेंट के लिए अपने मेंबर्स का चुनाव करते हैं और इन्हीं जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनमें से एक जो ग्रुप है वो क्या बनाती है, गवर्नमेंट का निर्माण करती है, गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो जो आप की भी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रही होगी लोकसभा की, आपकी भी जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपने देखा होगा कि वहां पर लोकसभा के इलेक्शन हुए, कब हुए, 2024 में रिसेंटली हुए, 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए। तो आपने देखा होगा कि हर पार्टी अपना एक एक प्रतिनिधि खड़ा करती है, तो उसमें से सबसे ज्यादा वोट जिसे आता है वो उम्मीदवार क्या कहलाता है, जीता हुआ कहलाता है, और वो लोकसभा में जाकर आपके बिहाफ में बैठता है। ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए बैठता है, वहां की जितने भी पब्लिक है, जितने भी जनता है, सबके बिहाफ में वो इलेक्टेड मेंबर जाकर कहाँ बैठता है, लोक सभा में बैठता है। और इसी इलेक्टेड मेंबर्स में से एक ग्रुप है वो क्या बनाती है, एक ग्रुप बनाती है, सरकार बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है। और
पब्लिक के द्वारा जितने भी रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते हैं और तो वो ही क्या बनाते हैं, एक समूह बनाते हैं और उस समूह को ही क्या कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है, संसद कहा जाता है। और यह संसद सरकार को नियंत्रित करती है। तो जो इलेक्टेड मेंबर्स है उनका जो एक ग्रुप सरकार बनाती है, जिसको सबसे ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, जिस पार्टी को, या अगर नहीं मिलती तो कुछ सहयोगी दलों का समर्थन लेकर सरकार बनाया जाता है। तो उसको नियंत्रित करने का काम भी कौन करती है, पार्लियामेंट ही करती है। और इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधि के माध्यम से लोग सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। इसमें क्या होता है, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा सीट जिसे मिलता है वो क्या बनाते हैं, गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं, सरकार का निर्माण करते हैं। बाकी बहुत सारे पार्टीज होते हैं, तो वो जब गवर्नमेंट के में नहीं होते, वो दूसरे तरफ होते हैं, तो उसको ऑपोजिशन कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, ऑपोजिशन कहा जाता है। तो ये सारे क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ऑपोजिशन क्या करती है, सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भी है निर्वाचित प्रतिनिधि है, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वही गवर्नमेंट भी फॉर्म करते हैं और वही अपोजिशन के रूप में रहते हैं और गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का भी काम करते हैं। तो ये सारे कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जनता के प्रतिनिधि होते हैं। और यहाँ पर एक पेज पर एक तस्वीर दिखाई गई है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो वोटिंग करने के लिए जो कर्मचारी हैं, चुनाव के जो कर्मचारी हैं, वो जो कुछ ऐसे इलाके जहाँ ट्रेन नहीं जा सकती है, बस नहीं चलती, गाड़ियां नहीं चलती, वहां पर हाथी का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पहुंचाने के लिए और इलेक्शन से संबंधित सारे सामान को पहुंचाने के लिए। तो इस तरह की व्यवस्थाएं भी अपनाई जाती है डिफिकल्ट एरिया में सारे इलेक्शन को कंडक्ट कराने के लिए स्मूथ तरीके से। और दोस्तों यहाँ पर हमारे देश के संसद की तस्वीर दिखाई गई है और ये जो हमारा संसद है, पार्लियामेंट है, वो सुप्रीम लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है। यानी कि सारे कानून का निर्माण संसद में ही किया जाता है और जनता के प्रतिनिधि ही कानून के निर्माण प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो इस तरह से जनता की भागीदारी होती है। और जो हमारी संसद है उसके दो हाउसेस है, एक तो राज्यसभा होता है जिसको उच्च सदन भी कहते हैं और दूसरा होता है लोकसभा जिसको निम्न सदन भी कहते हैं। राज्यसभा यानी कि काउंसिल ऑफ स्टेट, इसमें टोटल मेंबर्स 250 होते हैं, 250 मेंबर होते हैं और इसकी अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। यानी कि जो भी भारत के वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। यानी कि अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाएंगे राज्यसभा के। और अभी राज्यसभा के अध्यक्ष हैं जगदीप धनखड़ जी। यानी कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, जगदीप धनखड़ हैं, तो वही राज्यसभा के अध्यक्ष भी है। और दूसरी जो सदन होती है वो लोकसभा होती है, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। इसके टोटल मेंबर्स जो है वो 543 होते हैं एंड इसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है, लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। तो अभी जो हमारी लोकसभा है उसके स्पीकर हैं ओम बिरला हमारी लोकसभा के स्पीकर हैं और जगदीप धनखड़ जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके अध्यक्ष है, वो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष हैं। और अब हम बात करते हैं रोल ऑफ द पार्लियामेंट की, यानी संसद की क्या भूमिका है। दोस्तों आजादी के बाद से ही गठित की गई जो हमारी संसद है वो लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का प्रतीक है। जो फेथ है इंडिया के लोगों का, उसका प्रतीक है हमारी संसद, हमारी पार्लियामेंट। और हमारे व्यवस्था में संसद के पास बहुत सारे पावर दिए गए हैं क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है। और लोकसभा के लिए उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। लोकसभा के लिए आपको भी पता होगा कि चुनाव कराए जाते हैं, इलेक्शन कराए जाते हैं। जिस तरह से किसी राज्य में मुख्यमंत्री के चुनाव के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं, उसी तरह से लोकसभा के लिए भी चुनाव कराए जाते हैं। और आमतौर पर ये कितने साल पे होता है, ये 5 सालों पर कराया
जाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट पेज में दिखाया गया है कि सीटें किस तरह से दी गई हैं। और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। और आगे इसमें दिखाया गया है कि जो 17वीं लोकसभा का चुनाव जो 2019 में हुआ था, मई 2019 में, उसमें किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 303, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 52, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके को 24, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीसी को 22 और वाईएसआरसीपी को 22, शिवसेना को 18, जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को 16 और बीजू जनता दल यानी बीजेडी को 12 और बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 10 और टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति को 9। इस तरह से सारे जो भी पार्टीज है उनका दिखाया गया है कि किसको कितनी सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। इस तरह से ये जो 17वीं लोकसभा है उसके चुनाव का यहाँ पर पूरा डिटेल दिखाया गया है। इस तरह से टोटल 543 सीट पर चुनाव कराए गए थे। और लोकसभा के में जो सरकार बनाएगी जो भी पार्टी, उसको कम से कम 272 मेंबर्स होने चाहिए। उसके जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स है उसमें से 272 मेंबर होंगे, तभी वो सरकार बना सकती है, तभी वो सरकार का गठन कर सकती है। आगे हम बात करते हैं टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रीय सरकार का चुनाव किस तरह से कराया जाता है। तो भारतीय संसद के 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला तो एक राष्ट्रपति और 2 सदन जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होते हैं। और लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाती है, पूरी प्रॉपर एक लिस्ट बनाई जाती है। उससे ये पता चलता है कि किस राजनीतिक दल को कितने सांसद मिले हैं। यदि कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहती है तो उसे जितने भी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा है उनमें से बहुमत प्राप्त करना पड़ता है। उनको मेजोरिटी प्राप्त करनी होती है, आपको भी पता है क्योंकि आपने देखा होगा सारे इलेक्शन के प्रोसेस जब टीवी पे भी पूरा ब्रॉडकास्ट किया जाता है, काउंटिंग जब होती है तो वो स्टार्ट होता है। तो आपने देखा होगा कि लोकसभा में जो सीटें हैं 543 है, तो एटलीस्ट कम से कम 272 मेंबर्स होने चाहिए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी कोई पार्टी सरकार बना सकती है। और संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल गठबंधन का अंग नहीं होने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। यानी कि एक तो जो 272 या उससे अधिक मेंबर्स हैं तो वो सरकार बनाएगी, और बाकी के जो बच गए जो 272 में इंक्लूड नहीं है वो ऑपोजिशन कहलाते हैं या फिर विपक्षी दल कहलाते हैं। तो ये जो भी ऑपोजिशन है ये एक तरह से क्या करते हैं, सरकार पर नियंत्रण रखने का काम करते हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि जो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इंडिया के जो भी प्रधानमंत्री होते हैं, वो सत्ताधारी दल का मुखिया होते हैं, लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के लोकसभा में। और प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं, जो वो क्या कहलाती है, कैबिनेट कहलाती है, मंत्रियों का चुनाव करते हैं। और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर ये जो मंत्री है वो फैसलों को लागू करते हैं। और ये कई तरह के मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है अभी हमारे देश की, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अभी पिछले सालों में आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी राजनीतिक दल किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाता, मेजोरिटी नहीं मिल पाती है, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें चाहिए, 272 सीटें चाहिए। तो अगर किसी एक पार्टी को इतनी सीटें नहीं मिलती तो कई राजनीतिक दल मिलकर एक साथ गठबंधन की सरकार बना लेते हैं और साझा मुद्दों पर काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर दिखाया गया है 15th लोकसभा इलेक्शन का चार्ट यहाँ दिखाया गया है, जो कि मई 2009 में हुआ था। यहाँ पर जितनी भी नेशनल पार्टीज हैं उसमें से बहुजन समाज पार्टी
पार्टी को 21, भारतीय जनता पार्टी को 116, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई को 4 एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीएम को 16, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 206 और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी को 9 और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को 4 सीटें मिली। यहाँ पर हमें बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए थी? 272 सीटें चाहिए थी, लेकिन 206 ही सीटें सबसे ज्यादा किसे मिली? कांग्रेस को। इस तालिका में जितने भी 15वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम दिखाए गए हैं, इस चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली, लेकिन 272 सीटें नहीं मिली। फिर भी वो लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं कर पाई क्योंकि 272 सीटें नहीं मिली थी और इसलिए उसने अन्य दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की सरकार बनाई थी। कब? 2009 में यूपीए की सरकार बनाई गई थी, जिसमें मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री बनाए थे। यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए यानी कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार बनाई गई थी। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमारे देश में लोकसभा में बहुमत के लिए 272 सीटें किसी भी राजनीतिक दल को मिलते हैं, तभी जाकर वो सरकार बनाती है। और अगर किसी कारण से 272 सीटें नहीं मिल सकी तो कई राजनीतिक दल आपस में साझेदारी करते हैं और फिर साझा मुद्दों पर एक गठबंधन बनाते हैं, तब जाकर सरकार का गठन कर सकते हैं। लेकिन उनको लोकसभा में अपना मेजोरिटी को साबित करना होता है, इस पर वोटिंग कराई जाती है, वहां पर उनको मेजोरिटी को साबित करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमने देखा था पिछले इलेक्शन के बारे में। अभी जो करंट पिछले साल जो इलेक्शन हुआ, अब हम उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। हालांकि ये बुक में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी ये दिखा देती हूँ। तो टोटल लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी को इतनी सीटें मिली हैं। कलर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया, आप इसको देख लीजिएगा। और समाजवादी पार्टी को रेड कलर से दिखाया गया है, यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस को ब्लू कलर से एंड लाइट ग्रीन कलर से डीएमके को यहाँ पर दिखाया गया। तो ये सारी पार्टीज की सीटें दिखाई गई है कलर वाइज के हिसाब से। अब हम एक नजर डाल लेते हैं कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, इसको 240 सीटें मिली थी 18th लोकसभा में। और मेजोरिटी के लिए कितनी सीटें होती है? 543 में से 272 मेंबर अगर लोकसभा में किसी के होते हैं तो उसको पूर्ण बहुमत हासिल होता है, तो जाकर वो पार्टी सरकार बनाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 240 सीटें मिली। फिर इसने कैसे सरकार बनाए, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली। आईएनसी कांग्रेस पार्टी को 99, समाजवादी पार्टी को 37, एआईटीसी को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 एंड जनता दल यूनाइटेड को 12। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पूरी लिस्ट दी गई है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है। इस तरह से 543 सीट के बारे में यहाँ बताया गया। तो जैसा कि हमने बताया कि 272 सीटें चाहिए होती है किसी भी दल को सरकार बनाने के लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 240 सीटें मिली। तो फिर कैसे इसने सरकार बनाया? तो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए अलायंस बनाया गया था चुनाव के पहले ही। कभी कभी चुनाव के पहले ही अलायंस बना लिया जाता है, कभी कभी चुनाव के बाद भी अलायंस बनाया जाता है, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दल जिनका कॉमन गोल होता है, कॉमन उद्देश्य होते हैं, मोटिव्स होते हैं, वो साथ आते हैं और सरकार बनाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए का गठन चुनाव के पहले ही कर दिया था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। जैसे कांग्रेस की यूपीए थी, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, जिसमें कई पार्टीज हैं, जिसमें एनपीपी, एआईएडीएमके, टीडीपी, जेडीयू, एलजेपीआरवी जैसी कई पार्टियां हैं। तो सब मिलाकर एनडीए ने 293 सीटें हासिल की। तो 293 सीटें हासिल की 543 सीट में से। तो इस तरह से एनडीए की सरकार बन गई। कब? 18th लोकसभा में। और दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल सेक्रेटारिएट यानी केंद्रीय सचिवालय के 2 बिल्डिंग्स दिखाए गए हैं, जो कि कब बनाए गए थे? 1930 के दौरान बनाए गए थे, जिसमें से ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये साउथ ब्लॉक है, ये साउथ
ब्लॉक है और ये नॉर्थ ब्लॉक की तस्वीर है। साउथ ब्लॉक में पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि विदेश मंत्रालय यहाँ से काम करता है। और दूसरा जो आप ये तस्वीर देख रहे हैं नॉर्थ ब्लॉक की, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का ऑफिस है यानी ये वित्त मंत्रालय का ऑफिस है और साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय का ऑफिस है। हमारे वित्त मंत्री और हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो इस ब्लॉक में बैठते हैं। और यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि राज्यसभा जो है वो देश में राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है, स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई भी कानून बनाने का जो है वो प्रस्ताव पेश कर सकती है, कह सकती है कि कानून बनाना चाहिए और किसी विधेयक को लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिले। किसी भी कानून जब बिल आता है लोकसभा में वो पेश होता है कानून बनने के पहले, उसके बाद अगर वो लोकसभा से जब वो बिल पास हो जाता है उसके बाद उसको कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। तो किसी भी बिल का राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है। उसके बाद प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है, लॉ बन जाता है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लोकसभा ही किसी बिल को पास करेगी उसके बाद वो कानून बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकसभा से पास होने के बाद किसी भी बिल का राज्यसभा से भी पास होना जरूरी है और उसके बाद उसमें राष्ट्रपति के सिग्नेचर होंगे तब जाकर वो कानून का रूप ले सकता है। अगर राज्यसभा चाहे तो किसी बिल को रिव्यू कर भी सकती है। लोकसभा में अगर सपोज कोई बिल पास हुआ है और राज्यसभा में वो आता है तो उसको बिल को राज्यसभा रिव्यू करती है। अगर उसमें कोई सजेशन है तो उसको सजेशन दे सकती है कि इसमें ये परिवर्तन करने चाहिए और उसके बाद अगर उसे नामंजूर करना चाहे तो नामंजूर भी कर सकती है। तो ये अधिकार भी राज्यसभा को दिए गए हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं, यानी कि जितने भी स्टेट है उसके जो इलेक्टेड मेंबर है वो किसका चुनाव करेंगे, राज्यसभा का चुनाव करते हैं। विधानसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा होती है ना, उसी तरह स्टेट में भी विधानसभा होते हैं। तो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स किसका चुनाव करते हैं, राज्यसभा का चुनाव करते हैं। और राज्यसभा में टोटल नंबर कितने होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स की, 233 मेंबर्स हैं। 12 सदस्य जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जो कला, संस्कृति, साहित्य विभिन्न क्षेत्रों से होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं उनको डायरेक्ट राज्यसभा में भेज देते हैं, उनका चुनाव नहीं होता। वो टोटल नंबर कितने हैं, 12 है। बाकी 233 जो है वो विभिन्न राज्यों के जो भी विधानसभा है उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करके उनको राज्यसभा में भेजते हैं। आगे कहा जा रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है उसका क्या काम है, तो कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। ये जो जब भी पार्लियामेंट का जब सेशन चल रहा है तो सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर में क्या होता है कि विभिन्न तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो सत्ता पक्ष के हैं वो भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकते हैं या फिर ऑपोजिशन वाले भी क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं सरकार से। इससे क्या होता है कि सरकार के कामकाज की जानकारी मिलती है, किस तरह से सरकार काम कर रही है उसको वो पूछा जाता है। सवालों के माध्यम से सरकार की खामियों के प्रति भी आगाह किया जाता है। अगर उनमें उनकी कोई कमियां हैं, कोई भी डिमेरिट्स है, कहीं वो चूक रहे हैं तो उनको ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर सरकार की कमियां है, उसको उजागर किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधि यानी सांसदों के जरिए जनता की राय को जानने का मौका मिलता है। तो सरकार भी ये अवेयर होती है कि आखिर पब्लिक क्या
जानना चाहती है कि जो जनता है, पब्लिक है, उसकी राय क्या है, क्योंकि ऑपोजिशन वाले भी या फिर सत्ता पक्ष वाले भी अगर कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो किसके रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक के ही तो रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो वो पब्लिक की राय कहाँ तक पहुंचती है, सरकार तक पहुंचती है। और डेमोक्रेसी के स्वस्थ संचालन में जो ऑपोजिशन पार्टी है उसकी भूमिका क्या होती है, काफी इंपॉर्टेंट होती है। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं। ऑपोजिशन क्या है, गवर्नमेंट की जो भी कमियां है उसको सामने लाने का काम करते हैं। वे सरकार की नीतियों को और कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। अगर अपोजिशन भी अगर चाहे कि इस तरह की नीतियां लागू करनी चाहिए, इस तरह के रूल्स लाने चाहिए, तो वो क्या करते हैं, प्रेशराइज भी करते हैं गवर्नमेंट को कि ये वो जो रूल्स हैं उसमें चेंजेज होना चाहिए और इस तरह के रूल फॉलो किए जाने चाहिए। और साथ ही साथ जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, या चाहे वो ऑपोजिशन के हो या फिर रूलिंग पार्टी के हो, वो जब क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन आवर में प्रश्न पूछते हैं, तो गवर्नमेंट को भी क्या मिलता है, फीडबैक मिलता है कि वो कैसा काम कर रहे हैं, तो इससे उनको भी फीडबैक मिलता है और सरकार क्या होती है, चुस्त होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, एक्टिव हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्ट होकर आए और जैसे मर्जी वैसा काम किया, नहीं, जब भी संसद का सत्र चलता है, शीतकालीन सत्र चले, ग्रीष्मकालीन सत्र चले या फिर मॉनसून सत्र चले, तो क्वेश्चन आवर रखा जाता है जिसमें जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो क्वेश्चन पूछते हैं, जिससे सरकार पर कंट्रोल भी रखा जाता है और पब्लिक की जो राय है वो सरकार तक पहुंचाई भी जाती है और इसके द्वारा जो ऑपोजिशन है वो अपनी नीतियों को भी सरकार से लागू कराने का काम करती है। इस तरह से कई तरीकों से जो संसद है वो गवर्नमेंट पर कंट्रोल करने का काम करती है। और साथ ही जब कुछ फाइनेंस का मामला हो, वित्त जुटाने का मामला हो, इसके लिए भी पार्लियामेंट की मंजूरी जरूरी है। फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए भी पार्लियामेंट की का अप्रूवल चाहिए होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में जो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका होती है और यह भारतीय लोकतंत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। और आगे इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि हाउ डू न्यू लॉज कम आउट, कोई यानी कि कोई भी जो नए कानून है वो किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो पार्लियामेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी कानून को बनाने में और ये जो प्रक्रिया है लॉ मेकिंग की, ये वो कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले सोसाइटी के द्वारा ही ये आवाज उठाई जाती है कि किसी खास तरह का कानून बनाना चाहिए और यह संसद की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति क्या हो, सेंसिटिव हो और लोगों की जो समस्या है उसके लिए कानून का निर्माण करे। तो यहाँ पर आगे बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए एक कानून बनाया गया पार्लियामेंट में, उसके लिए कितने सारे प्रोसेस अपनाए गए, तब जाकर कितना जनता के द्वारा आवाज उठाई गई, तब जाकर ये कानून बनाया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसको 2005 कहते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 की बात की गई है यहाँ पर। तो किस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया उस पर आगे चर्चा की गई है, लेकिन फिलहाल आगे के पेज पर यहाँ चर्चा की गई है जेंडर इक्वलिटी की, यानी कि लैंगिक समानता की बात की गई है, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 है। जेंडर इक्वालिटी यानी कि महिलाओं और पुरुष दोनों की इक्वालिटी की बात की जा रही है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 5 है हमारा जेंडर इक्वालिटी। और यहाँ पर बताया गया है आगे कि डोमेस्टिक वायलेंस जनरली कहाँ होता है, घर के अंदर जो किए जाते हैं, जो मुख्यतः एडल्ट मेल के द्वारा किए जाते हैं, वो हस्बैंड भी हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, भाई भी हो सकते हैं, पिता भी हो सकते हैं, अगेंस्ट हिज वाइफ भी हो सकती है या कोई भी महिला होती है, माँ भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है। उनको फिजिकली उनके साथ हिंसा करना, उनको इमोशनली टॉर्चर करना, अब्यूज करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है, डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आता है। और यह शोषण जो भी है डोमेस्टिक वायलेंस, वो वर्बल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है और इकोनॉमिक अब्यूज भी हो सकता है। तो ऐसी सारी महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए जो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट
2005 लाया गया, जिसमें डोमेस्टिक का शब्द जो डोमेस्टिक शब्द है उसको अच्छी तरह से समझाया गया कि डोमेस्टिक जो वर्ड था उसको और अधिक व्यापक बनाएगा, और अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू हिंसा का हिस्सा मानी जाएगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती है या फिर रह चुकी है। कोई भी महिला जो कि किसी भी पुरुष के साथ एक ही मकान की चार दीवारी के अंदर रहती है या पहले कभी रह चुकी है और किसी भी तरह के वर्बल, सेक्सुअल या इकोनॉमिक एब्यूज का शिकार होती है, तो ये डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, यहाँ आगे इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि किस तरह आम पब्लिक का एक महत्वपूर्ण रोल होता है किसी भी कानून को पास कराना। संसद तो कानून को पास करती ही है, लेकिन कभी-कभी जब पब्लिक की डिमांड होती है कि इस तरह का कानून पास होना चाहिए, तो सरकार फिर लोगों की डिमांड पर भी कानून को पास करती है। तो ये हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो जनता कानून अपने लिए बनाने की मांग भी सरकार से कर सकती है। यहाँ पर इसे एक स्टोरी लाइन के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर बताया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जब पास किया गया, उसके बाद दो महिलाओं का आपस का कन्वर्सेशन यहाँ दिखाया गया है, जिसमें साजिया और कुसुम आपस में बात करती हुई दिखती है कि आखिरकार डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है वो पास हो गया पार्लियामेंट के द्वारा, और अब ये कानून का रूप ले लिया है, जिससे बहुत सारे महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा मिलेगी। लेकिन ये दोनों जो महिलाएं हैं वो आपस में ये भी बात करती हुई आपको दिखेंगी इस स्टोरी में, पढ़कर देखिएगा, बहुत ही अच्छी सी है कि लेकिन हमने कितना संघर्ष किया इस कानून को पास कराने के लिए। जगह जगह से आवाजें उठ रही थी, जितनी भी महिला संगठन थे, 90 के दशक की ये बात है, महिला संगठन में ये आवाजें उठ रही थी। कुछ महिलाएं कह रही थी कि उनके साथ मारपीट की जाती है, वो किसी से बता नहीं सकती, उसे सुरक्षा चाहिए। कुछ बूढ़ी औरतें हैं, वो कहती हैं कि मेरे बेटा और बहू हमें घर में रहने नहीं देना चाहते, मैं अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसे बताऊं ये सारी समस्या, मुझे बस मेरे घर में रहने दिया जाए, मुझे इस हिंसा से छुटकारा मिला है। कुछ कुछ महिलाएं हिंसा से छुटकारा चाहती थी और कुछ महिलाएं चाहती थी कि जो उनका घर है उन्हें उसमें रहने दिया जाए। तो धीरे धीरे ये सारी चीजों की जब आवाज हर जगह से उठने लगी, तो पब्लिक हियरिंग हुई और लोगों ने सरकार से ये कहा कि एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसमें महिलाओं को सुरक्षा मिल सके डोमेस्टिक वायलेंस से, घरेलू हिंसा से, जिसमें उनके साथ जिस भी तरह की हिंसा होती हो, चाहे वो फिजिकल, इकोनॉमिक, सेक्सुअल या वर्बल या इमोशनल एब्यूज जो भी तरह का हो, उससे उनको सुरक्षा मिल सके, उनको उनके घर में रहने दिया जा सके और उनके साथ मारपीट न किया जा सके। यानी चार दीवारी के अंदर जितनी भी हिंसाएं होती हैं वो बंद हो। तो इन सब के बीच में जब ये सारी डिमांड हर जगह से उठने लगी, तो जाकर फाइनली बिल लाया गया पार्लियामेंट में। हमारे देश की संसद में ही बिल लाया जाता है, तो 2002 में बिल लाया गया। तो जब बिल लाया गया तो उसको सबने देखा, तो देखा कि उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड थी ही नहीं जो कि डिमांड की जा रही थी। जो महिलाओं की समस्या थी उसको, महिलाओं को उतना समाधान नहीं मिलता इस बिल की वजह से, तो फिर से विरोध करना शुरू किया गया। तो हमारे देश में लोकतंत्र है, तो इसकी एक खासियत ये भी है कि अगर हमें कोई चीज पसंद नहीं आती तो हम उसका विरोध भी कर सकते हैं, हम उस बिल को अपोज भी कर सकते हैं। अगर किसी के फेवर में ना हो तो उस बिल का विरोध भी किया जा सकता है। तो महिला संगठनों ने ये देखा कि ये जो कानून लाया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, जो 2002 में पार्लियामेंट में लाया गया, उसकी बात मैं कर रही हूँ, उसमें वो सारी चीजें इंक्लूड नहीं थी जिससे कि उनको समस्याओं से छुटकारा मिलता। तो फिर इसका विरोध किया गया और एट लास्ट जो स्टैंडिंग कमेटी थी पार्लियामेंट की, उसके पास उस बिल को भेजा गया और स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे सुझाव दिए और राज्यसभा में ये सबमिट किया गया। दिसंबर 2002 में स्टैंडिंग कमेटी ने जो भी रिकमेंडेशन थे उसको राज्यसभा में सबमिट किया गया और फिर उसे लोकसभा में ले जाया गया, और इस तरह से जो हमारा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी कि घरेलू हिंसा बिल था
2005 में पार्लियामेंट से पास हो गया और इस तरह से प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इफेक्ट में आया 2006 से। तो इसी स्टोरी को याद करती है महिलाएं। तो ये सारे घटनाक्रम को याद करते हुए इस स्टोरी लाइन में आपको दिखेंगी साजिया और कुसुम। और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई 2006 में। उसके बाद जितनी भी महिलाएं थी उनको डोमेस्टिक वायलेंस से राहत देने का प्रावधान किया गया डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के द्वारा, जिसे लागू किया गया 2006 में। तो जितनी भी महिलाएं थी, चाहे वो वाइफ हो, किसी की मदर हो, बेटी हो या फिर सिस्टर हो, उनको वायलेंस से छुटकारा दिलाने की कोशिश की गई इस एक्ट के द्वारा, इस कानून के द्वारा। तो आगे ये बताया जा रहा है कि ठीक है, ये कानून तो पास कर ही दिया गया, लेकिन अब आम पब्लिक की और हम लोगों की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम जो है वो नजर रखें कि सही तरीके से लागू हो रहा है या नहीं। पार्लियामेंट ने तो जो बिल था उसको पास करके लॉ का रूप दे दिया, कानून का रूप दे दिया, लेकिन उसको इन्फोर्स सही तरीके से किया जा रहा है या नहीं, उस पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी जनता की होती है। अगर आप के सराउंडिंग में भी इस तरह की कोई घटना आपको दिखे कि जहां महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार हो रहे हो, किसी भी तरह का वायलेंस हो रहा हो, अगर वो अवेयर नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, कानून के प्रति उनको जानकारी नहीं है, तो ये आम नागरिक का भी ये फर्ज है कि लोगों को बताए कि इस तरह के कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। और ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है, आम पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है कि उस चीज पर नजर रखे कि आखिर ये जो लॉ है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, कहीं इसमें ढील तो नहीं दी जा रही, कहीं इसमें चूक तो नहीं की जा रही। तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, तो पब्लिक जो है वो अपने हिसाब से, अपने डिमांड के हिसाब से कानून को बनवा भी सकती है और उसकी निगरानी करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के नागरिकों की ही होती है। साथ ही आगे ये भी बताया जा रहा है कि ऐसी महिलाएं जो इस तरह के एब्यूज के बाद सरवाइव करती है उनको विक्टिम कहा जाता है, पीड़ित कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उनको पीड़ित कहने की जगह, उनको विक्टिम कहने की जगह उनको सर्वाइवर कहना ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो विभिन्न सिचुएशन से लड़ती हैं और खुद को सरवाइव करती हैं, वो सरवाइव करती है सोसाइटी में, इसलिए उनको विक्टिम से अच्छा होगा कि हम क्या कहें, उनको सर्वाइवर कहें। दोस्तों यहाँ आगे एक तस्वीर दिखाई गई है एक महिला की जो बस में बैठी हुई आपको नजर आ रही है। ये महिला है रोजा पक्स। चैप्टर में आगे कहा जा रहा है कि आपने इनके बारे में क्लास 7th में भी पढ़ा होगा, रोजा पक्स के बारे में, जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन महिला थी और इन्होंने 1 दिसंबर 1955 को अपनी बस की सीट एक व्हाइट मैन के लिए, यानी कि अमेरिकी मूल के व्यक्ति के लिए देने से इनकार कर दिया। और रोजा पार्क्स जो है वो उस कानून का विरोध कर रही थी जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पर जो श्वेत नागरिक आप जिसे कह सकते हैं और अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि जो अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक थे उनको सड़कों पर चलने के लिए भी अलग व्यवस्था होती थी। दोनों समुदायों के लिए अलग अलग जगह होते थे। रोजा पार्क्स का ये जो इनकार था वो एक ऐतिहासिक घटना थी, एक हिस्टोरिकल मूवमेंट था। और इसी के बाद अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुए, सिविल राइट मूवमेंट शुरू हुए। रोजा पार्क्स के इनकार के बाद ही कई सारे फिर आंदोलन शुरू हुए और फाइनली अमेरिका में सिविल राइट एक्ट 1964 पारित किया गया। और इस कानून के जरिए अमेरिका में नस्ल, धर्म या नेशनलिटी के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया। यानी कि अब किसी भी तरह के रिलीजन के द्वारा या फिर उनके रेस, रिलीजन या फिर नेशनल ओरिजिन को लेकर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी भी तरह का भेदभाव किया जाता है तो वो क्या होगा, इलीगल होगा। तो ऊपर जो आप एक तस्वीर एक महिला की देख रहे थे वो किसकी थी, रोजा पार्क्स की थी, जो कि सिविल राइट मूवमेंट को चलाने में जिनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था और उनके प्रयासों के बदौलत और अन्य लोगों के प्रयासों के बदौलत ही अमेरिका में सिविल राइट एक्ट
1964 आया, क्योंकि फिर वहां पे क्या हुए, कई सिविल राइट्स हुए थे। उसके बाद ये एक्ट लाना पड़ा जिसके तहत अमेरिकी और अफ्रीकी मूल के जो लोग थे उनके बीच जो भेदभाव किए जाते थे उसको इलीगल करार दिया गया। तो यहाँ पर दोस्तों आगे चैप्टर में बताया, इस एग्जाम्पल के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है कि जो भी अनपॉपुलर या फिर कंट्रोवर्शियल लॉ होते हैं, पब्लिक को उतना अधिकार है कि वो उसका विरोध भी कर सकती है। तो अनपॉपुलर लॉ क्या हुए, ऐसे लॉ कभी कभी क्या किया जाता है, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है कि कुछ लोगों के पक्ष में होता है कुछ, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे सिटीजन हैं जिनके फेवर में वो लॉ नहीं होता, तो उसका विरोध होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे लॉ को हम अनपॉपुलर या फिर कंट्रोवर्शियल लॉ कह सकते हैं। और अब हमारे देश की जनसंख्या 143 करोड़ की है, तो बहुत सारे कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो संसद के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दिए जाते हैं। तो कुछ लोगों के वो फेवर में होंगे लेकिन कुछ लोगों के फेवर में वो नहीं होते। तो ऐसी स्थिति में पब्लिक का को ये अधिकार है, उनका ये राइट है कि ऐसे लॉ का वो विरोध कर सके। बहुत सारे ऐसे कानून का आपने देखा होगा, आसपास की न्यूज़पेपर में भी आपने पढ़ा होगा और टीवी चैनल्स पे भी देखा होगा कि बहुत सारे कानून का विरोध करती है जनता। कई पार्टीज भी विरोध करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिया गया है कि जैसे कि जो पटरी पर जो ठेला लगाते हैं या फिर फेरी वाले जो सड़क के किनारे होते हैं, उनको, उनके लिए जो लॉ बना दिया जाता है कभी कभी कि ये इलीगल है, अब सड़क के किनारे ठेला नहीं लगा सकते हैं, रेड़ी नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, एक लिहाज से तो ये क्या है, सही है, करेक्ट है कि इससे क्या होता है कि जो सड़कें होती है उसकी चौड़ाई भी कम हो जाती है। आपने भी नोटिस किया होगा, सड़कें चौड़ाई भी और आसपास कचरा भी फैलता है। और वही ठेले वाले, रेड़ी वाले नहीं रहेंगे तो साफ सुथरा भी रहेगा, सड़कें भी चौड़ी रहेगी और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा, सुंदर दिखेगा। लेकिन अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से हम देखें तो कितने लोगों को रोजगार मिलता है, रेड़ी वाले, ठेले वाले को रोजगार मिलता है जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। अब सरकार सभी लोगों को काम तो दे नहीं पाती, तो ये लोग अपना खुद का कुछ काम करते हैं, ठेला ही लगाने का काम करते हैं, फुटपाथ पर ही कुछ बेचने का काम करते हैं, तो उससे उनका घर चलता है। तो कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे। और इनके जो सामान होते हैं थोड़े सस्ते होते हैं, तो लोगों को भी कम दामों में चीजें मिल जाती है। तो एक तरह से इसका फायदा भी है, अगर ठेले वाले, रेड़ी वाले के लिए लॉ लाती है तो, लेकिन इसका एक नुकसान भी है। तो कभी कभी ऐसे लॉ का भी विरोध किया जाता है कि ये लोग कहाँ जाएंगे, अगर ये ठेला नहीं लगाएंगे, रेड़ी नहीं लगाएंगे तो क्या खाएंगे, सरकार फिर इन लोगों को नौकरी दे दे, ये भी एक बात है। तो उसी तरह से तो जो भी कुछ ऐसे लॉ हैं जो कुछ स्थिति में लोगों के पक्ष में नहीं होते, तो उसका कभी कभी पब्लिक को भी अधिकार है कि वो विरोध कर सकती है। अभी हाल फिलहाल में कौन से ऐसे लॉ हैं जिसका काफी विरोध किया गया, आप में से किसको किसको पता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसमें से एक मैं बताती हूँ, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2019 में लाया गया, सरकार के द्वारा पास किया गया। इसमें क्या किया कहा गया था, इसमें कहा गया था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश से हिंदू, पारसी, सिख, बौद्धिस्ट, जैन और क्रिश्चियन, ये 6 रिलीजन के लोग अगर 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हैं और अगर वो 5 साल रह जाते हैं तो वो एलिजिबल हैं हमारे देश की नागरिकता के लिए। तो इसका काफी विरोध किया गया। इसका विरोध इसलिए किया गया कि इसमें कहा गया कि इसमें मुस्लिम को क्यों नहीं रखा गया। तो इस तरह से हमने देखा कि CAA का भी विरोध हुआ, ये भी एक कंट्रोवर्शियल लॉ साबित हुआ। और कुछ दिनों पहले की ही बात है, जो कि वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर सरकार आई, उसका भी काफी विरोध किया गया। उसके भी कई पॉइंट ऐसे थे कि कई लोगों ने उसका भी विरोध किया। तो यहाँ हमारे देश में पब्लिक को ये भी अधिकार दिए गए हैं कि अगर कोई लॉ संसद हमारा पास करे, पार्लियामेंट के द्वारा पास किया जाता है, तो अगर वो पसंद नहीं आए तो आप उसका विरोध भी कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये था पूरा चैप्टर क्लास 8 की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3। तो इसको मैंने जैसे बुक में दिया है वैसे ही एज इट इज समझाने की कोशिश की है। मैंने कोशिश की है कि शॉर्ट में आपको मैं समझा सकूं। और एक बात मैं आप लोगों से जरूर कहूंगी कि ये लेक्चर देखने के बाद आप एक बार पूरे बुक को पूरे चैप्टर को जरूर पढ़ लें, क्योंकि जब आप खुद से किसी चीजों को पढ़ेंगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सेल्फ स्टडी जो है वो सबसे बेस्ट होती है। एक बार लेक्चर आपने सुन लिया और अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस पूरे चैप्टर को लाइन टू लाइन पढ़ें। तो आप देखेंगे कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कितना क्लियर होता है। तो ये था चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर 4 के भी मैं लेक्चर जल्दी ही लेकर आऊंगी। और आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।